हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो पिछले 2 दिनों से आपको करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिल रहा था, तो आज के वीडियो में हम 28 और 29 सितंबर के जितने भी प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किसने रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका लुइस हैमिल्टन ने। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और देखिए, लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के निवासी हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है और यह उनकी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स की जीत होगी। याद रखना कि ये उनकी अब वो 100 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं और यह हैमिल्टन के सीजन की 5वीं जीत थी। जुलाई में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत थी। तो फिलहाल कुल मिला के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनका रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लुइस हैमिल्टन ने कुल मिला के इस सीज़न में ये अपनी 5वीं जीत जो है वो दर्ज करी है। और मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि कार्लोस सैंज जूनियर ये फेरारी के ड्राइवर हैं और ये तीसरे स्थान पर रहे हैं रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 के अंतर्गत। ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स से 1-2 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रशियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है इसके पहले एक ग्रैंड प्रिक्स और हुआ था, उसका नाम बताओ। इसको जीता था डेनियल रिचार्डो ने। इन्होंने क्या जीता था? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था। ठीक है, इसके पहले एक और हुआ था डच ग्रैंड प्रिक्स। इसको जीता था किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स भी हुआ था, आपको याद होगा, बेल्जियम का ग्रैंड प्रिक्स, और इसको जीता था किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन को भी याद रखना, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं जो कि बेल्जियम के निवासी हैं। तो इसके पहले हंगेरियन हुआ था, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था 2021 वाला, इसको जीता था किसने? इस्टवैन ओकान ने। ये अल्पाइन रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं और फ्रांस के निवासी हैं। क्या नाम है इनका? इस्टवैन ओकान। इसके पहले हुआ था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता था किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता था किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। अच्छा, ये बताओ कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2021 में पहला ग्रैंड प्रिक्स था, 2021 का जो पहला ग्रैंड प्रिक्स था वो था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और इसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, फिर एक और हुआ था इमैलियन रोमाग्ना, जिसको मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ, इसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, इसको भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। और मोनाको जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, जीता गया था मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। और अगर नाम आए सर्जियो पेरेज का तो याद रखना कि इन्होंने 2021 का अब तक केवल एक ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नाम याद है आपको? ये अजरबैजान वाला है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता था सर्जियो पेरेज ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। और स्टायरिडियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स भी कहते हैं, तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था किसने? ये जीत लिया गया था मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। तो ये कुछ 2021 के इम्पॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न इंडिया यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर डायलॉग में भारत की ओर से किसने प्रतिभाग किया? ये हैं देवेश उत्तम। विकल्प ए करेक्ट है। भारत ने 22 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहला भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर वार्ता की मेजबानी की है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री देवेश उत्तम ने किया है और ये संयुक्त सचिव हैं CPV विदेश मंत्रालय। यूके पक्ष का नेतृत्व किया गया था जेनिफर एंडरसन के द्वारा। और ये जो वार्ता हुई इसमें दोनों पक्षों ने भारत यूके 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्कों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है, ताकि काउंसलर एक्सेस को सुविधा मिले और काउंसलर शिकायतों का शीघ्र समाधान हो सके। दोनों पक्ष इस वार्ता के अगले दौर को 2022 में
लंदन में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर आयोजित करेंगे। यानी कि 2021 में पहला आयोजन हुआ, तो याद रखना इसको। 2022 वाला जो आयोजन होगा, अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना कि 2021 का आयोजन तो इंडिया में हुआ था, हालांकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, लेकिन अध्यक्षता की गई थी इंडिया के द्वारा। 2022 का जो आयोजन होगा ये कहाँ पर होगा, तो ये लंदन में होगा, और इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो यूके रहेगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का राजदूत नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का राजदूत बनाया गया ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए। तो ये तस्वीर आप पहचान लीजिएगा। देखिए, जितनी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखा करो। ये गार्डन ब्राउन है, और 20 सितंबर 2021 को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है। गार्डन ब्राउन को व्यापक रूप से वर्ष 2009 के लंदन G20 शिखर सम्मेलन के अपने नेतृत्व के माध्यम से दूसरी महामंदी को रोकने का श्रेय भी दिया जाता है। जब दूसरी बार महामंदी आई थी तो उसको रोका था इन्होंने अपने विचारों से। अब देखो, जो विचारों की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण आपके विचार ही होते हैं। जीवन में जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं, थोड़ा सा अपने विचारों को आप देखिए, कहीं आप ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आपके मन में चल रहा होता है उसका सीधा सा असर आपकी दिनचर्या पर, आपके शरीर पर पड़ता है। थोड़ा सा दिनचर्या को जब आप बदलते हैं तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आपके लाइफ पर भी पड़ने लगता है। और हाँ, अब आपकी परीक्षाओं में समय तो बहुत कम बचा हुआ है, तो करंट अफेयर का जो नोट्स है, PDF नोट्स, ये दिसंबर से लेकर अब तक का, यानी कि सितंबर तक का उपलब्ध है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। और अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किया है तो ये नोट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो कि अब शुरू हो रहे हैं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, मैक्सिमम टाइम आप स्टडी पर दीजिए। और देखिए, जो भी करंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर वो सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप, अगर मान लेते हैं 30 प्रश्न आता है तो उसमें कम से कम 24-25 के उत्तर तो आप दे ही ले जाएंगे। हो सकता है कि 30 के 30 उत्तर भी आपके सही हो जाएं। तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी बताता चलूँ। कभी कभी कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूँ ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ में आती रहे। ठीक है। हाल ही में फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अब देखो, ये जो मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, यानी कि इसमें जो क्रेडिट कार्ड होगा वो आपका मोबाइल होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा। अच्छा, आपको याद होगा कि SBI ने जो योनो नामक एक ऐप लॉन्च किया है, उसमें सिम सिक्योरिटी फीचर को भी अनेबल कर दिया है। सिम सिक्योरिटी फीचर क्या होता है? देखो, अगर आप योनो से मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना मोबाइल यूज़ करना होगा, लेकिन जो सिम कार्ड SBI के मतलब SBI में दर्ज है, अगर वो सिम कार्ड आपके मोबाइल में नहीं लगा हुआ है जिसमें आपने योनो को इंस्टॉल किया है, तो फिर ये ऐप काम नहीं करेगा। कुछ इसी प्रकार से मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक ने, और इसके लिए जो साझेदारी की गई है फेडरल बैंक के द्वारा वन कार्ड के साथ की गई है। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट होगा। फेडरल बैंक के बारे में आप जानते ही होंगे, यह एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको अलुवा, जो कि कोची में है, और इसकी कुल मिला के 1250 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर स्टेट्स इन इंडिया। और फेडरल बैंक ने फिनटेक कंपनी वन कार्ड के साथ समझौता किया है। ये जो वन कार्ड है ये फिनटेक कंपनी का है और नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने ऐलान किया है कि उसने मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है, और कंपनी ने ये भी बताया कि उसका टारगेट जो है वो 2000 मतलब कुल मिला के जो 25 से 35 साल के युवा हैं वो हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अब कुल मिला के लगभग 45 साल तक के जो लोग हैं वो लोग भी युवा वर्ग में ही आते हैं। हमारे यहाँ जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ रहा है और लोग बूढ़े कम हो रहे हैं, एक रिसर्च ये बात बताती है। हेडक्वार्टर हाँ इसका अलुवा में मिलेगा आपको फेडरल बैंक का। CEO कौन है? श्याम श्रीनिवासन है, 23 सितंबर 2010 से ही। और फाउंडर कौन थे? KP हॉर्मिस।
23 सितंबर से किस देश ने क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है उसको वैलिड कर दिया है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते होंगे, कुछ ऐसी मुद्राएं जो कि कोई देश नहीं बनाता है और इसे अभी जो है सिर्फ डिजिटली अप्रूव माना जाता है। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को वैलिड कर दिए हैं और कुछ देश वैलिड नहीं किए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको याद आ रही होगी कि एक ऐसा देश था, ये अमेरिका से संबंधित देश है, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो उसने सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी है उसको मान्यता प्रदान की थी। तो ये था अल सल्वाडोर, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो क्रिप्टो करेंसी को तो अब मान्य कर दिया गया है, कहाँ पर? चाइना में भी। तो विकल्प ए सही है यहाँ पर। और देखो, चाइना की जैसे कि भारत में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही चाइना की भी अपनी एक बैंक है जिसका नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार बिटकॉइन और अन्य जो वर्चुअल मुद्राएं हैं उनका व्यापार जो है बढ़ता जा रहा है और यह आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं, तो इनको मान्यता देना आवश्यक होता जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया के लगभग सभी देश ये जो वर्चुअल मुद्राएं हैं इसको मान्यता देने को बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ये दौर है और ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश मान्यता दे तो दूसरा देश उसे मान्य न करे। हाल ही में किसे ये जो IAEA है, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसे आप कहते हैं, तो हाल ही में किसे IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो देखो, GC मुर्मू को चुना गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर GC मुर्मू जो है भारत के CAG हैं। अच्छा, ये बताओ, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि CAG तो GC मुर्मू हैं। सबसे पहले ये जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए थे, उपराज्यपाल, उसके बाद इन्हें CAG बनाया गया है भारत का। तो यहाँ पर CGA कौन है? ये दीपक दास हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये GC मुर्मू को बनाया गया है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है मुख्यालय इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया में, और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1957 में हुई थी। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? सोजत मेहंदी, तो ये राजस्थान की मेहंदी है। विकल्प सी सही है। और देखो, हाल ही में याद रखना कि नागालैंड का जो मीठा खीरा होता है, इसको स्वीट कुकुम्बर कहते हैं, स्वीट कुकुम्बर, उसको भी GI टैग मिला है। और नागालैंड के ही एक पेड़ टमाटर, वहाँ पर टमाटर की एक प्रजाति है पेड़ टमाटर, ये थोड़े से पेड़ जो होते हैं वो पेड़ मतलब जिसके पौधे होते हैं टमाटर के, वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो पेड़ टमाटर और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च को भी GI टैग मिला है। तो नागालैंड से 3 चीज़ें याद रखना, एक तो मीठा खीरा, स्वीट कुकुम्बर, पेड़ टमाटर, और नागा राजा मिर्च को GI टैग मिला है। सोजत मेहंदी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। हाल ही में किसे वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? ये देखो, एयर मार्शल संदीप सिंह। विकल्प सी यहाँ पर सही है। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल संदीप सिंह। 22 दिसंबर 1983 को लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में एयर फोर्स में शामिल हुए थे और इनका जो संबंध है वो उज्जैन मध्य प्रदेश से है। रिजर्व बैंक द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? तो ये विवाद तो आपको पता होगा कि मास्टर कार्ड पर जो है तमाम नियामकीय प्रतिबंध लगाए गए थे रिजर्व बैंक के द्वारा। तो उसके बाद यस बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को जारी कर रहा है क्रेडिट कार्ड। किसका? तो वीज़ा का, VIS से वीज़ा का जो क्रेडिट कार्ड होगा VCC, वो जारी किया जाएगा अब एस बैंक के द्वारा। एस बैंक के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, स्थापना हुई थी 2004 में। और CEO कौन है? ये हैं प्रशांत कुमार। और वीज़ा के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, CEO हैं अल्फ्रेड F केली जूनियर, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA, फाउंडर D हॉक, और स्थापना हुई थी 1958 में। विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया गया था? तो अगर आप 26 सितंबर को टिक करते हैं तो गलत हो जाएगा, ये 27 सितंबर को मनाया गया था। तो आपका जो सही है वो ऑप्शन बी है, 27 सितंबर। और इसकी थीम लगाई गई टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, और ये 1980 के बाद शुरू किया गया था। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है।
पूरी दुनिया में जो टूरिज्म है वो एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है और हर देश को टूरिज्म से काफ़ी लाभ होता है। तमाम जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो जब अपना आवागमन करते हैं, तमाम चीज़ों की बिक्री करते हैं, खरीदते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हर देश को बहुत सारे जो विदेशी मुद्रा होती है उसकी प्राप्ति होती है। तो इसके लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर को प्रतिवर्ष होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021। इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैं आपका रिवाइज करवाऊँगा। हर बार मैं आपको सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस बताता था, इस बार आपको मैं रिवाइज करवाऊँगा अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। जैसे कि आपको याद ही होगा कि अगर हम बात करें 9 अगस्त के बारे में, 9 अगस्त तो क्या मनाया गया था 9 अगस्त को? विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को मनाया गया था विश्व शेर दिवस और 10 अगस्त को ही एक दिवस और था, कौन सा था? विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त के बारे में बात करें तो मनाया गया था विश्व युवा दिवस, जिसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। और 12 अगस्त को एक महत्वपूर्ण दिवस और था, वो था विश्व हाथी दिवस। अच्छा ये बताओ कि हाथी जो है ये किस प्रदेश का राजकीय पशु है? किस प्रदेश का ये राजकीय पशु है? एक तो मैं आपको बताता हूँ, झारखंड है, दूसरा केरल है, तीसरा आप बताओ। 3 प्रदेश हैं। इसके बाद विश्व अंगदान दिवस ये मनाया गया था कब? ये मनाया गया था 13 अगस्त को। 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये याद रखना आप 14 अगस्त वाला, क्योंकि इसे 2021 में पहली बार मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 16 अगस्त को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस स्मृति दिवस के रूप में। और आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण के लिए श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया गया था कब? तो ये मनाया गया था 21 अगस्त को। और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया था 19 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया, वर्ल्ड संस्कृत डे, भाषा से संबंधित है ये, संस्कृत नहीं, कल्चर नहीं, संस्कृत, ठीक है। ये मनाया गया था 22 अगस्त को, उसी दिन जिस दिन रक्षाबंधन है। और 22 अगस्त को ही धर्म और विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी, ठीक है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप बताओ कि लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया था? तो उत्तर तो मैंने लिख दिया था 30 अगस्त को। अच्छा एक बताओ आप, यूनाइटेड नेशन के द्वारा परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? बताता हूँ मैं आपको विकल्प, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 23 अगस्त। सही जवाब इसका हो जाएगा कब मनाया गया था? 29 अगस्त को मनाया गया था। और कुछ किताबें अभी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं तो इसका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जंगलनामा नामक किताब आई है, अमितोव घोष की किताब है। और 400 डेज ये किताब आई है चेतन भगत की। इसके पहले इनकी एक किताब और आई थी, एन अरेंज्ड मैरिडर करके नाम था किताब का। हालांकि चेतन भगत को पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मुझे इनका साहित्य पर्सनली मैं आपसे बात करूं तो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और द फ्रैक्चर्ड हिमालय, द हाउ द पास्ट शैडोज इज़ द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन, ये किताब लिखी गई निरुपमा राव के द्वारा। और अभी भारत और पाकिस्तान से के जो संबंध हैं उस पर आधारित कई सारी किताबें आई हैं। 2 किताब तो यही हैं, द फ्रैक्चर्ड हिमालय और द लॉन्ग गेम। और द फ्रैक्चर्ड हिमालय ये निरुपमा राव की किताब है, और द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया ये किताब है विजय गोखले की। एक किताब और आई थी, कांति वाजपेयी की किताब थी, नाम याद करो, कांति वाजपेयी की जो किताब थी, किताब का नाम था इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद 1-2 किताबें और आई थी। अच्छा एक किताब मनन भट्ट की आई थी, मनन भट्ट। तो ये जो किताब थी वो भारत और चाइना नहीं, भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर आधारित थी। बेसिकली ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था उस पर आधारित था। और बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस्ड पुलवामा ये किताब थी जो कि लिखी गई थी मनन भट्ट के द्वारा। तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उसका नाम बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बार बार रिवाइज करूंगा। तो डेली अगर आप सेशन को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है ये सारी चीज़ें याद होती रहेंगी और आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो कुछ भी रहेगा आपके सामने
उसको हम आराम से करेंगे डिस्कस। हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष चुना गया है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया देवव्रत मुखर्जी को। ऑप्शन ए सही है। सितंबर 2021 में यूनाइटेड ब्रेवरीज के मुख्य विपणन अधिकारी देवव्रत मुखर्जी को सर्वसम्मति से 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC का अध्यक्ष चुना गया है। 1948 में स्थापित ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यह एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है जिसमें प्रकाशक, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसियां सदस्य के रूप में शामिल होती हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ABC के सदस्य प्रकाशनों के प्रसार यानी कि जो सर्कुलेशन होता है उसके आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को विकसित करने में अग्रणी कार्य करता है। तो देवव्रत मुखर्जी को ABC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ 2-3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, अब एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो NIA है, NIA उसका जो DG बनाया गया, NIA का DG किसको बनाया गया था याद करो, ये बनाया गया था कुलदीप सिंह को। और एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए थे रमेश नारायण। अच्छा, ये याद रखना कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का जो अध्यक्ष है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो हैं सतीश पारेख जी। ITBP के जो DG बनाए गए हैं, ITBP के DG याद होगा आपको, इनका नाम है संजय अरोड़ा। और BSF के भी DG बनाए गए हैं, नए DG हैं पंकज कुमार सिंह जी। ये बताओ कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? JP महापात्रा बनाए गए हैं। और अतुल भट्ट, ये नाम आपने सुना होगा, अतुल भट्ट को बनाया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष। मिनी IP का नाम भी आपको याद रखना होगा। मिनी IP को LIC का MD बनाया गया है। नासिर कमल जो हैं ये DG हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। सुधांशु मित्तल ये भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अरमान गिरधर को क्या बनाया गया है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, NHAI का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अध्यक्ष पद का अरमान गिरधर को। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में पहली बार संपन्न राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सम्मेलन जिसको कहेंगे आप, किसने संबोधित किया है? तो देखो, ये नई दिल्ली में पहली बार हुआ है और सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय है और हमारे जो पहले सहकारिता मंत्री हैं वो बनाए गए हैं अमित शाह। गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो ये जो पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था, उसको अमित शाह जी ने पहली बार संबोधित किया है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि अमूल और लिज्जत सहकारिता के 2 आयाम हैं। आपको पता होगा सहकारिता का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर काम करना और धनार्जन करना। तो यहाँ पर अमूल और लिज्जत ये 2 ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि सहकारिता के 2 आयाम हैं। अमूल से जहाँ देश के करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं, तो लिज्जत पापड़ से महिलाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय को कोऑपरेटिव को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। कोऑपरेटिव संस्थाओं को मॉडर्नाइज करना है, स्पर्धा में टिकने वाले सफल कोऑपरेटिव बनाना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है आपका। अच्छा, ये बताओ कि विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 26 सितंबर को। ऑप्शन ए सही है। अब देखो, 26 सितंबर को कई सारे इंपॉर्टेंट डे मनाए गए थे। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ 26 सितंबर को क्या क्या मनाया गया था। एक तो आपका विश्व नदी दिवस मनाया गया। पहले तो इसको देख लो कि विश्व भर में नदियों के समर्थन, संरक्षण और उनकी संरक्षण की जो आवश्यकता है उसके बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2005 से हर साल सितंबर के चौथे रविवार को वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है। तो सितंबर का जो चौथा रविवार होता है उसी दिन होता है विश्व नदी दिवस। ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सितंबर का चौथा रविवार। विश्व नदी दिवस 2021 की थीम है हमारे समुदायों में जलमार्ग, वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज़। और इसमें शहरी जलमार्गों के संरक्षण और मरम्मत की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। तो एक प्रसिद्ध नदी पर्यावरणविद मार्क एंजेलो ने 2005 में अपने वाटर फॉर लाइफ अभियान के दौरान यूनाइटेड नेशन को संबोधित किया था और इन्होंने ये जो संबोधन किया था उसी की याद में सितंबर के चौथे रविवार को प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखो, मैंने बात करा था 26 सितंबर के बारे में, तो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया था। इसके अलावा विश्व नदी दिवस मनाया गया, ठीक है।
तो ये दोनों दिवस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये भी मनाया गया था 26 सितंबर को ही। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 26 सितंबर। तो एक और महत्वपूर्ण दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल डे फॉर द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, ये मनाया गया था कब? 26 सितंबर को। और मैंने आपको अभी बताया था कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा परमाणु परीक्षण के विरुद्ध इंटरनेशनल डे ये मनाया गया था अगस्त के महीने में। कब मनाया गया था? 29 अगस्त को। तो दोनों दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये परमाणु परीक्षण से संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा। एक परमाणु हथियार से संबंधित है, एक परमाणु परीक्षण से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया 29 अगस्त को कि परमाणु परीक्षण ही ना हो। उसके बाद बनाया गया 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो याद रखना कि यह दिवस उच्च प्राथमिकता के रूप में वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए विश्व समुदाय को एक अवसर प्रदान करता है। और यूएनओ की माने तो दुनिया में वर्तमान में 15,000 प्लस परमाणु हथियार हैं। अच्छा, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास हैं? तो ये रसिया के पास हैं। ठीक है, याद रखना इसको। सबसे अधिक जो परमाणु हथियार हैं रसिया के पास है, फिर जो है यूएसए के पास है। और सिप्री का जो मुख्यालय ये आपको कहाँ पर मिलेगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल। तो स्टॉकहोम मतलब स्वीडन में है। हाल ही में ग्रामीण विकास के तत्वावधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के कितने विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया है? हुनरबाज पुरस्कार तो कुल 75 लोगों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और हुनरबाज पुरस्कार प्राप्त लोग जो हैं ये 75 हैं। हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के द्वारा यह प्रदान किया गया है पुरस्कार। और पुरस्कार वितरण जो था ये अंत्योदय दिवस के अवसर पर तय किया गया। अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्मदिन होता है उसी के अवसर पर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को मनाया गया था, आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है कि महिलाओं के लिए अपराजिता ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हैं आपके विकल्प। और सेशन अगर आपने एंजॉय किया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।